अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, 5-6 दिन से जो कनाडा का मसला चल पड़ा है उसने खलबली मचाई हुई है हर जगह। और ये है कि इस दौरान यूनाइटेड नेशंस का भी सेशन चल रहा था, जनरल असेंबली का। उसमें खाली बनाना रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर गए थे, बाकी तो किसी का कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं आया था। आपसे शुरू करते हैं कनाडा के ऊपर। तो देखें, एक जनरल व्यू जो नजर आ रहा है ना, वो ये है कि जिस तेजी से इंडिया आगे बढ़ रहा था, तो एक इकोसिस्टम है जो कि मैं आपको इसको कई बार वीडियो बना चुका हूं, जो बेसिकली अमेरिका से चलता है। और उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह इंडिया को नीचे लाएं और अपने ऑर्डर्स जिस तरह हम पाकिस्तान को या दूसरी दुनिया के देशों को देते हैं, ऐसे इंडिया को भी हम अपने कंट्रोल में लाएं कि इंडिया हमारे डिक्टेशन को फॉलो करे और हमारे एक तरह से कैंप में आ जाए। और वो इंडिया नहीं कर रहा था। रशिया यूक्रेन वार ने वेस्ट को, खास तौर पे अमेरिका को, ये बहुत बड़ा झटका दिया कि अमेरिका के डिक्टेशन को इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक इकोसिस्टम है जिसको मैं डिटेल में कई बार अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वो चलता है एक अमेरिकन थिंक टैंक्स, अमेरिकन डीप स्टेट के अंडर में एक पूरा ग्रुप चलता है जिसको दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों, खास तौर पे इनका टारगेट इंडिया है। चाइना भी है, लेकिन चाइना उस हद तक नहीं है, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी ये इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, चाइना की इकोनॉमी को इतना बड़ा हो कर चुके हैं ये, कि अब चाइना को छेड़ना इतना आसान नहीं। ये समझते थे कि इंडिया को कंट्रोल में लाना आसान है। इंडिया को कंट्रोल में लाने का एक ही आसान हल ये है कि मोदी जी नजर से हट जाएं। मोदी जी अगर इंडिया की लीडरशिप से हट जाएं तो आसान होगा डील करना। अगर एक मिसाल है, पप्पू जैसे, राहुल जैसे लोग अगर होंगे तो उनके साथ डील करना आसान होता है। और पहले भी कांग्रेस 65 साल तक इनके जूते के नीचे दबी हुई रही और इनके ऑर्डर्स को एक तरह से अनऑफिशियली फॉलो करती रही, और उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब अचानक इनको, और एक बात ये देखें कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नामी एक इन्होंने बनाया था ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दुनिया के बिलियनर्स थे। अब आप हैरान होंगे कि ये इकोसिस्टम बेसिकली लेफ्ट का कहलाता है, लेफ्ट के लोग होते हैं इसमें, लेकिन बिलियनर्स तो राइट के होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं। लेकिन ये एक अजीब खेल है जिसमें ये बिलियनर्स इस इकोसिस्टम को, जो कि लेफ्ट कम्युनिस्ट का है, उनको चलाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बिलियनर्स ही दुनिया की पॉलिसी चलाते हैं। दुनिया भर की सारी जो कथाएं हैं वो वहीं से चलती हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बंदा है ये जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो मतलब ये समझ लें कि ये कनाडा का पप्पू है। जिस तरह राजीव गांधी का बेटा इंडिया में हाथ पांव मार रहा है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वैसे ही वो पियर ट्रूडो का बेटा वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन गया। कनाडा में इसकी पॉपुलैरिटी रेट है ना 33% से भी कम आ गई है। आज कनाडा के ऑपोजिशन लीडर ने भी ये कह दिया कि जस्टिन ट्रूडो बेवकूफ आदमी है और उसने इंडिया को छेड़ के अच्छा नहीं किया। इंडिया इकोनॉमी वाइज और दूसरी चीजों से कनाडा से बहुत आगे है। और कनाडा का सिर्फ एक ही क्वालिटी है जो दुनिया में इसको एक मतलब एक क्वालिफाइड कंट्री अगर बनाती है, तो वो सिर्फ ये है कि वो गोरों का देश है। क्योंकि व्हाइट सुपरमेसी दुनिया में चलती है। गोरों के देश को एक मुझे बता दें जो नीचे हो, और उनका पूरा एक ब्लॉक है। यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, अमेरिका है, ये गोरों के देश हैं और ये एक ही ब्लॉक मिलके चलते हैं। तो कनाडा के पीछे असल में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ये जो एक इकोसिस्टम है वो चल रहा है। और इनको अब मौका मिला तो इन्होंने ये चीज कर दी। जस्टिन ट्रूडो के कॉन्ट्राडिक्शंस देखें अगर आप बयानात में,
तो पहले कहता है कि कनाडा में एक कैनेडियन सिटीजन को इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स ने मारा। इंडिया ने कहा अच्छा भाई प्रूफ दो। उसने कहा कि मेरे मैं एविडेंस नहीं शेयर करूंगा, सॉरी तुम कोऑपरेट करो। कोऑपरेट कैसे करें अब एविडेंस एविडेंस अगर तुम शो नहीं करते हो? फिर कहते हैं मेरे पास एविडेंस नहीं है, ऐसी चीजें हैं, ऐसे मामलात हैं जिससे मुझे हमें ये पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट के लोग वहां मौजूद थे, और वो हम कई हफ्ते पहले शेयर कर चुके हैं इंडिया के साथ। तो इस तरह नहीं होता। इंडिया ने कई हफ्ते पहले नहीं, साल पहले बता दिया था, 2 साल पहले बता दिया था कि हमारे ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट तुम्हारे मुल्क में छुपे हुए हैं। अल कायदा अफगानिस्तान में बैठ के अमेरिका के खिलाफ कुछ प्लान करती है, तो क्या अमेरिका को हक है कि वो जाके अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में ड्रोन हमले कर करके, ड्रोन हमलों से बगैर किसी अदालत में पेश किए, बगैर किसी आइडेंटिफिकेशन के, अमेरिका ने सिर्फ कह दिया कि भाई इस गाड़ी में 5 आदमी जा रहे थे जिसमें एक टेररिस्ट था जो हमें जरूरत है, 5 मार दिए। इस घर में 2 टेररिस्ट छुपे हुए, ड्रोन मारा, 15 मार दिए। अमेरिका कहीं भी पूरी दुनिया में जाके सब कुछ कर ले, और आज ब्लिंकन ने ये कहा है कि इंडिया मस्ट कोऑपरेट। ब्लिंकन साहब को ये अंदाजा होना चाहिए कि दिस इज नॉट पाकिस्तान। मस्ट का मतलब है कि यू आर गिविंग एन ऑर्डर, और ऑर्डर मोदी जी किसी का एक्सेप्ट नहीं करते। तो अमेरिका अब आग लगा रहा है इसमें, लेकिन लॉन्ग रन में अब माइकल रॉबिन हैं, पेंटागन के जो एक्स ऑफिशियल हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका को अगर चूज करना है बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, तो कोई पर चांस नहीं है कि वो कनाडा को चूज करे, उसको इंडिया को ही चूज करना होगा। कनाडा एक हब ऑफ ग्लोबल टेररिस्ट, क्रिमिनल सारे भाग के उधर जाते हैं। इमिग्रेशन खुला ढुल्ला रखा हुआ है, $2 मिलियन शो करो, आके यहाँ पे सेटल हो जाओ। अब दुनिया भर के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए 2 मिलियन $3 मिलियन क्या होते हैं? पैसा डालते हैं उधर, सेटल हो रहे हैं। पूरी पूरी कॉलोनीज बनाई हुई हैं दुनिया भर के क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, सारा कुछ। कैसा लगेगा अमेरिका को अगर इंडिया में बैठ के कोई अमेरिका के खिलाफ टेररिज्म की प्लानिंग करता है और ओपनली धमकियां देता है, जैसे कि खालिस्तानी कनाडा पे बैठ के ओपनली धमकियां दे रहे हैं, मंदिरों को अटैक कर रहे हैं अमेरिका और कनाडा में। आप ये बताएं, सैन फ्रांसिस्को को के कॉन्सुलेट जनरल है जो इंडिया की, उस पे हमला हुआ, किसी को गिरफ्तार किया इन्होंने? किसी को पकड़ा? इंडिया चीखता रहा, चीखता रहा। आज एक प्लम्बर, जो कि प्लम्बर से टेररिस्ट बन गया, आसान है। ये जो छोटी जॉब वाले होते हैं, अनपढ़ जाहिल ना, ये जब वेस्ट में जाते हैं ना तो इसी तरह माल बनाते हैं, गलत काम करके। तो ये जो मरा है जो नजर, ये बाकायदा एक प्लम्बर, गरीब आदमी था, इसके पास वहां पे ना पेपर थे ना कुछ था, अजाइलम में ली, पेपर मैरिजें की, कुछ कितनी वो की, ये सब खर्चे वाले काम होते हैं। तो आसान हल था कि पाकिस्तान के पैरोल पे आ जाओ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कल यूनाइटेड नेशंस की स्पीच में कहा कि हम इंडिया से, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कल, एक कॉन्फ्रेंस थी, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस, उसके उसमें कॉन्फ्रेंस में फॉरेन मिनिस्टर जिलानी ने कहा कि हमने हमेशा इंडिया के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमने करतारपुर बॉर्डर खोला इंडिया के लिए। अबे करतारपुर बॉर्डर तुमने किसी सिखों की मोहब्बत में नहीं खोला। ये जो आज हम खालिस्तान का ड्रामा देख रहे हैं, इसके पीछे वो करतारपुर साहब का वो है। और मुझे बड़े दुख की बात लगती है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि करतारपुर साहब के बॉर्डर खोलने पे इंडिया को तो मजबूरन खोलना पड़ा, कि इंडिया अपने सिखों को दुखी नहीं कर सकता था, उनके रिलीजियस मामला थे, तो उनके लिए वो बॉर्डर खोलना था। लेकिन उसको जिस धूमधाम से नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह और सनी देओल और सारे पहुंच गए थे, इमरान खान के बगल में बैठ के सारे वो देख रहे थे। बच्चे ये भी नहीं है, इनको भी अच्छी तरह पता है कि करतारपुर साहब का बॉर्डर क्यों खोला गया था। वो सिंपली इंडिया में सिखों के, वो सिखों को मैं नहीं कहता, खालिस्तानी इज नॉट सिख।
खालिस्तानीज आर ब्लडी टेररिस्ट, नथिंग एल्स। उनको आसानी से पाकिस्तान आना जाना और चीजें, और दूसरा उसमें सबसे ज्यादा आसानी ये रही कि खालिस्तानी तो सारे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा वगैरह में है, उनके लिए आसानी हो गई। वो आसानी से पाकिस्तान आ जा सकते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। एक कनाडा में बैठा हुआ कोई भी खालिस्तानी है, वो पाकिस्तान एम्बेसी जाता है, वीजा लगवाता है, डायरेक्ट पाकिस्तान, फिर वापस कनाडा आ जाता है। किसी को पता ही नहीं कि क्या ड्रामा हो रहा है, क्या चीज हो रही है। तो ये सारा जो डीप स्टेट अमेरिका की है और जो इकोसिस्टम है, इनकी प्लानिंग थी। ये सारा भारत को नीचे लाने के लिए एक चीज की गई है, और अभी ये मामला बैठेगा नहीं, क्योंकि इंडिया तो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता, और इंडिया तो साफ कह रहा है कि खालिस्तानियों का सफाया करो। भाई आप ये बताएं कि इतना खालिस्तानी वहां पे, मतलब पनून वहां पे बैठ के कह रहा है कि सारे हिंदू निकल जाओ कनाडा से। सारे हिंदू, 7 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं कनाडा में, वो निकल जाएं। पनून खुद एक अमेरिकन कनाडा के बारे में ये बात कह रहा है। क्या उसको किसी ने गिरफ्तार किया? ये हेट स्पीच नहीं है। आप मिलियंस ऑफ हिंदूज जो कि अमेरिका और कनाडा में रहते हैं, उनके खिलाफ ये हेट स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ड्रामा है साला। फ्रीडम ऑफ स्पीच ब्लिंकन के लिए आसान है, हर जगह के बारे में खुल के बात करे। लेकिन भारत में कोई बोले तो कहते हैं सप्रेशन, आप तो मुसलमानों को दबा रहे हो। वो अरफा खानम शेरवानी यहाँ पे लंदन में बैठ के इस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे रही है, मोदी के 10 साल। मोदी के 10 साल पे वो मोदी इंडिया के और हिंदुओं के बारे में वो बातें कर रही है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन एक बीजेपी का कोई आदमी कोई बात कर दे तो पूरी दुनिया का मीडिया खड़ा हो जाता है। तो ब्लिंकन साहब के लिए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच रखी गई है, एक इंडियन के लिए, दूसरे कंट्रीज के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इनकी वेस्ट की फ्रीडम ऑफ स्पीच हेट स्पीच में आती है। ये जो खालिस्तानी जो हैं पनून और दूसरे, ये किस तरह की बातें कर रहे थे। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब यहाँ पे इंडियन एम्बेसी पे इन्होंने अटैक किया था, पत्थर मारे थे, कांच तोड़े थे, चढ़ गए थे ऊपर, झंडा उतार रहे थे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आज साल से ऊपर हो गया इस बात को, इंग्लैंड ने किसी एक के ऊपर कोई केस बनाया या अदालत में कोई केस चल रहा है? अपना जो भी है चलते रहो, कोई मसला नहीं। इस तरह कोई होता है कि एक देश के खिलाफ बाकायदा साजिशें हो रही हैं। खालिस्तानी क्या कह रहे हैं? हम इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। क्राइम नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के तहत आप किसी भी आजाद सॉवरन कंट्री के खिलाफ उसको तोड़ने की बातें नहीं कर सकते। और ऐसे में हमारे इंडियन भी बड़े भर के, हमें बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही नहीं रही। सुब्रमण्यम स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया मोदी ने, वो बदले ले रहा है, वो देशद्रोह हो गया है। कल वो कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि खालिस्तानियों को उधर से निकालो, तो क्या आप बलोचों को, सिंधियों को यहां से निकाल देंगे? वो भी तो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। यानी वो कह रहा है खालिस्तानियों को रखो, वो भारत को तोड़ने की वहां साजिश करें, और आप उनको निकालने की बात भी ना करो। ऐसे भारत के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, देश को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई सुब्रमण्यम स्वामी को लोग कितना बड़ा ज्ञानी मानते हैं, उसके ज्ञान का हाल देख लें। कह रहे खालिस्तानियों को आप ना निकालो कनाडा से, आप डिमांड ना करो कि खालिस्तानियों को निकालो, आपने निकाले तमिल टाइगर और रोहिंग्या। ये कह रहा है मोदी जी को कि आपने निकाले तमिल टाइगर और रोहिंग्या को इंडिया से, खालिस्तानी वहां बैठ के इंडिया तोड़ने की साजिश करें, सब कुछ करें। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं ये सब सही है। भारत को बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं, और भारत को ऐसे प्रेशर को भी जरूरत नहीं है। देखें भारत है ना, फूड ग्रेन्स दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डेयरी फूड ग्रेन्स खाने पीने की, उसमें सेल्फ सफिशिएंट है।
डिफेंस क्वाइट मच सेल्फ सफिशिएंट, आईटी दुनिया को सप्लाई कर रहा है, फार्मास्यूटिकल पूरी दुनिया की फार्मास्यूटिकल्स भारत की जड़ी बूटियों पे चलता है, भारत को नहीं जरूरत। और फिर ये बात याद रखें कि अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड कि भारत डायरेक्टली रशिया के साथ खड़ा हो जाए। अगर अमेरिका, कनाडा, वेस्ट ने ज्यादा चीखें की ना, तो रशिया, भारत, चाइना का अलायंस हो जाएगा और इनसे संभाला नहीं जाएगा। यूरोप तबाह है, यूरोप खत्म हो चुका है। आप यकीन माने, बात निकली है तो मैं खुद यूरोप छोड़ने का सोच रहा हूं। मैं काफी दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं, सोच नहीं रहा, कोशिश कर रहा हूं कि मैं यूरोप छोड़ दूं, क्योंकि यहां मुझे मुस्तकबिल नजर नहीं आता अपने बच्चों का। यहाँ जॉब्स नहीं है, यहाँ महंगाई हद से ज्यादा है। आप यकीन माने किस तरह हम, मतलब हमेशा हालात खराब थे, अब तो बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए। नहीं हो रहा पूरा हमारा, कर्जे पे कर्जा चढ़ रहा है। 22 से 23 हजार पाउंड का कर्जे में आ चुका हूं मैं, और ये सब पिछले साल 1.5 साल में लिया है। 22 से 23 हजार पाउंड। तो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस किया कि कैसे चलेगा ऐसा। तो मैं खुद यूरोप छोड़ने का सोच रहा हूँ। यूरोप का कोई फ्यूचर नहीं है। ये जितना पूरी दुनिया को लूट के इन्होंने माल जमा किया है ना, उसी पे जैसे तैसे धक्का मार रहा है यूरोप अपने आप को। इनकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने इतना टेररिस्ट भर कर रखा हुआ है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट। इतना माइग्रेंट आ रहा है यहाँ पे, इतना माइग्रेंट आ रहा है। 6,000 की आबादी का एक जजीरा है इटाली का, 6,000। एक दिन में 7,000 लोग आ गए, कश्तियां भर भर के। जिस जगह की, जिस जजीरे की आबादी 6,000 हो, वहां पे 7,000 लोग आ जाएं, इटाली की चीखें निकल गई। वो यूरोपियन यूनियन के सामने आके खड़ा हो गया कि अब मैं क्या करूं, ये तो अभी इतने आए हैं और कश्तियां आए जा रही हैं। फ्रांस ने कहा सॉरी, मैं नहीं लूंगा एक भी बंदा, हमारे पास भी आ रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इंग्लैंड में रोज कश्तियां भर के आ रही हैं। अब इटाली ने फैसला किया है कि वो जो जजीरे में आए, जजीरों को तो चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, दूर दूर इनकी कोस्ट गार्ड है, उनकी कश्तियां चल रही हैं, किसी को आने नहीं दे रहे। वहां जो आ चुके हैं उन सबको इटालिया मेनलैंड में, रोम वगैरह में ला के आबाद कर रहे हैं। यूरोप का तो हाल खराब है। तो वेस्ट है ना, वो डिक्लाइनिंग है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका अभी बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अमेरिका इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि रशिया, चाइना, इंडिया के साथ मिलकर लड़ सके। फिर दूसरी पावर्स हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना। अमेरिका ने जो बदमाशी की है ना पिछले 40-50 साल में दुनिया भर में, उसमें साउथ अमेरिका में तो अमेरिका को कोई पसंद नहीं करता, अफ्रीका में कोई पसंद नहीं करता, एशिया में कोई पसंद नहीं करता। कब तक अकेला चलेगा? तो यह है कि जिस दिन रशिया, चाइना ने मिलकर अमेरिका के अंदर साजिशें शुरू कर दी ना, तो संभाले नहीं संभाली जाएगी इनसे ये बदमाशी। तो सिचुएशन भारत को फिक्र करने का तो है, जाहिर है एक मामला है, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट भारत। भारत के पास एक इंटरनेशनल मंडी पड़ी हुई है। फिर अरब वर्ल्ड, सोचें अगर मामलात ज्यादा बढ़ते हैं तो एक ऐसा अलायंस आएगा जो वेस्ट को खा जाएगा। तो लेट्स सी चीजें कहाँ जाती हैं। ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का पीएम अभी अमेरिका में क्या करता रहा? डिक्टेशन लेता रहा। कभी आईएमएफ बुला रहा है, कभी बिल गेट्स बुला रहा है। बिल गेट्स इस जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ये जो बिलियनर्स का इकोसिस्टम है, उसका नेता है एक तरह से। वो इन चीजों को चलाता है। ये सब हमारे प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के बैठे रहे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक ही काम था, इंडिया इंडिया इंडिया, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, मोदी मोदी मोदी। तो ये है अजीज दोस्तों सिचुएशन। पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान ने इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है, एंड ऑफ जनवरी का कहा है। अभी लेट्स सी, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि भाई ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अगर तुम भेजोगे कहीं तो कोई भी भाव नहीं पूछेगा, क्योंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं होता। भारत में इलेक्शन
की तारीख अनाउंस होती है तो ये नहीं है कि मोदी जी हट गए और कोई केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आता है, वही प्राइम मिनिस्टर रहता है। अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, जो बाइडेन ही आखिर तक रहेगा, जब तक जीतेगा या हारेगा नहीं। हार गया तो हट जाएगा, नया प्रेसिडेंट आएगा। ये पाकिस्तान का दुनिया का यूनिक बनाना रिपब्लिक है, जहां पे इलेक्शन की तारीख अनाउंस होती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो छुट्टी, एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर लाते हैं। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का काम एक ही है, एक ही काम है, वो है इलेक्शन कराना। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कह रहा है 5 साल का इकोनॉमिक प्लान बनाओ। अबे तुम्हारा ये मैंडेट नहीं है 5 साल का इकोनॉमिक प्लान। अच्छा भाई, मुझे सारे आज तक की इकोनॉमिक फाइलें लाकर दिखाओ। ये नहीं है मैंडेट तुम्हारा। तो यही बाइडेन ने, अमेरिका ने पाकिस्तान को समझाया है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से जो तुम काम ले रहे हो ना, जनरल आसिम मुनीर, ये दुनिया को हंसा रहे हो, और ये जहां भी जाएगा इसको कोई भाव नहीं पूछेगा। इसने बड़ी कोशिश की, आते ही मैं सऊदी अरब जाऊंगा, पहला दौरा सऊदी अरब का करूंगा, मैं श्रीलंका जा रहा हूं, मैं श्रीलंका का दौरा करूंगा, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। आसिम मुनीर ने कहा कि तुम्हारे पास ये मैंडेट नहीं है। अभी यूएन जनरल असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो इसने कहा, तो आसिम मुनीर ने कहा चल भाई तू भी खुश हो ले, वहां जाके सेल्फियां बना रहा है। यार यार दुनिया का कौन सा आज तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दिखाए जो यूं सेल्फियां बना रहा है। हम जाते हैं यूनाइटेड नेशन, हम बनाते हैं, समझ में आती है, हम एक छोटे से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और फिर हम यहाँ पे एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जहाँ पे दिखाते हैं कि हाँ भाई हम गए थे उधर। दिखाना पड़ता है क्योंकि हमारी, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि हमारी खबरें मीडिया छापेगा। वहां तो पाकिस्तान का मीडिया रोज पिछले 5 दिन से सुबह से रात तक जिलानी और कक्कड़ की पिक्चरें लगा रहा है, यूएन में ये क्या, यूएन में वो क्या। दुनिया को पता है, तुम्हें सेल्फी लेने की क्या जरूरत। भाई एक 2 टके के आदमी को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अब उसको भी तो दुनिया को सारी जिंदगी दिखाना है ना कि देखो मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं यूएन में गया था, मैंने यूएन में स्पीच की थी, मैंने यूएन में मोदी के दांत खट्टे कर दिए। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी वापस, वैसे तो तबाही थी आईएमएफ के आने से, और सऊदीया के 2 बिलियन, इमारात के 1 बिलियन, चाइना के 3 बिलियन, आईएमएफ के 1.8 बिलियन आए। पाकिस्तान ने कहा हम तो निकल गए। अबे नहीं निकले तुम, नहीं निकले तुम। ये आज डॉन का पूरे 5-6 पेज का आर्टिकल आया है कि पाकिस्तान की वापस कोलैप्स होने की सिचुएशन आ गई है। भाई डिफॉल्ट तो हो चुका है पाकिस्तान, आज से 1.5-2 साल पहले डिफॉल्ट हो चुका है। जिस कंट्री की पब्लिक के पास इनकम से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खाली बिल आए, जिसकी इनकम 25,000 है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल 30,000 आ रहा है, आप सोचें वो कैसे सरवाइव कर रहा है। और ये मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अमीरों की चीखें निकल गई हैं। पाकिस्तान की एक्टर और एक्ट्रेसेस रोज लगा रही हैं इंस्टाग्राम पे कि हमारा 1.5 लाख का बिल आ गया। अब आप सोचें कि पाकिस्तान में एक मजदूर 25,000 कमाता है, और इन सारे बिलों के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग टॉप पे जा रही है, टॉप पे जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग। तो ये तो एक इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का भाव रोज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का भाव 2-3 दिन में 3 रुपया फी यूनिट वापस बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल तो छलांगे मार रहा है, 2-3 रुपए के हिसाब नहीं होता काम पहले। कक्कड़ ने आके 2 बार पेट्रोल का बढ़ाया है, अभी इसको आए हुए महीना 1.5 महीना हुआ है। 20 रुपये और 26 रुपया, 40 रुपया पेट्रोल लीटर पे भाव बढ़ाना। आप हर चीज पे भाव बढ़ा रहे हो, इसका मतलब फिर खाने पीने का कुछ है नहीं। 140 मेट्रिक टन गंदुम बल्गारिया से आई है, 3 शिप भर के। आप एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी हो, कंट्री हो, आपको गंदुम मंगाने की जरूरत पड़ रही है। कई 100 बिलियन रुपए की चाय मंगवाई है। कॉटन, पाकिस्तान को कॉटन किंग कहा जाता था, कॉटन बाहर से आ रहा है, कपास। आपकी हर चीज, खाने पीने की बेसिक चीजें बाहर से आ रही हैं, आप बाकी चीजों का क्या कहेंगे। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह है, सोसाइटी तबाह है। आपने देखा था अभी फैसलाबाद में जो चर्चों को जलाया गया, तोड़ा गया, क्रिश्चियनों को घरों पे हमले हुए।
होना क्या चाहिए था, जिन्होंने किया उसको गिरफ्तार करें, उनके ऊपर केस बनाएं। टोकन गिरफ्तारी करते हैं, 2 दिन बाद छोड़ देते हैं, जमानतें हो जाती हैं। कल अब उसमें कई क्रिश्चियनों पे केस बन गए हैं, ब्लास्फेमी के, कई क्रिश्चियनों को। तो कल कराची से 2 क्रिश्चियन, एक पेस्टर और एक वकील क्रिश्चियन, ये फैसलाबाद गए उनका केस लड़ने के लिए। उनको गिरफ्तार करके टॉर्चर किया थानों में, दोनों को। एक औरत थी, एक पेस्टर आदमी था। दोनों को गिरफ्तार करती है पुलिस और टॉर्चर करती है, जो उन क्रिश्चियनों के लिए आए थे जिनको गिरफ्तार किया है, जिनके घर तोड़े गए, जिनके चर्च तोड़े गए। कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। आपको याद होगा वो लड़की फातिमा, जिसको जज की बीवी ने टॉर्चर किया था और टॉर्चर कर करके मार दिया था। और मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी, तो आपको कहा था कि इस जज की बीवी को गिरफ्तार किया है। जज अभी भी जज है भाई। जिस घर में लड़की के टॉर्चर कर करके मार दिया जाता है, उस घर का मालिक तो जज है ना। उसको नहीं पता कि उसके घर में क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि बाल मजदूरी अलाउड नहीं है। चाइल्ड लेबर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ नहीं करता। तो जज साहब के घर पे एक बच्ची, 9 साल की बच्ची कैसे काम कर रही थी? वो जज आज भी है। वो इसकी बीवी को गिरफ्तार किया, 2 दिन बाद जमानत हो गई। फिर 1 महीने बाद इसको अभी 2-3 दिन पहले गिरफ्तार किया, कल फिर जमानत हो गई। ये बनाना रिपब्लिक से भी कुछ ज्यादा आगे की चीज है। इसके लिए कोई नई टर्मिनोलॉजी लानी होगी। अजीज दोस्तों, चीजें मेरे पास बहुत हैं, और यह है कि मैं समझता हूँ हम सवाल जवाब की तरफ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा अच्छा होता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आपके क्या सवाल आते हैं। तपन कुमार सिन्हा महापात्रा जी, धन्यवाद तपन जी। सर, व्हाई इज ट्रूडो सो मच अगेंस्ट इंडिया? तपन जी, इट्स नॉट ट्रूडो। मैंने अभी शुरू में बताया कि ये एक इकोसिस्टम है। ट्रूडो उसका पपिट है। ट्रूडो को चलाया जा रहा है। इन कनाडा एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। कनाडा के पास है क्या सिवाय पानी के? पूरी दुनिया में जितनी लेक्स है ना, उसकी आधे से ज्यादा कनाडा में है। पूरी दुनिया का जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, उसका क्वाइट मच पार्ट कनाडा में। कनाडा के पास पानी के अलावा है क्या? कनाडा ने इमिग्रेशन खोल के मिलियन, 2-2, 3-3 मिलियन, 4-4 मिलियन, 10-10 मिलियन करप्शन का, चोरी का, डकैती का, टेररिज्म का पैसा लेके लोग आ रहे हैं, उस पे चल रहा है। या कनाडा में जो स्टूडेंट्स आते हैं, 3 लाख करोड़ रुपया इंडियंस कनाडा को दे रहे हैं हर साल। ये आज की इंडिया के एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, मैंने सेव की है। 3 लाख करोड़ रुपया। आप सोचें आज सारे इंडियन निकल जाएं उधर से, फिर पाकिस्तानी, जितना करप्शन का पाकिस्तान का पैसा है कनाडा में पड़ा हुआ है। तो कनाडा की अपनी क्या प्रोडक्शन है? आर्म्स एंड एम्यूनेशन बनाता है? नहीं। पेट्रोल, गैस? नहीं। आईटी? नहीं। फार्मास्यूटिकल? नहीं। है क्या उसके पास? ये इकोसिस्टम है जिसका एजेंट है जस्टिन ट्रूडो। और मैं आपको बता दूं कि जब से इसने ये पार्लियामेंट में स्पीच की है, इसके बाद ये 3-4 इसकी स्पीचेस सामने आई हैं, उसमें आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, घबराया घबराया सा है। अमेरिका, इंग्लैंड और अभी तक यूरोप इसमें नहीं बोल रहा कुछ। ना जर्मनी ने, ना फ्रांस ने, ना स्पेन ने, किसी ने इस पे बयान नहीं दिए है। इंग्लैंड के भी ऋषि सुनक ने सिर्फ इतना कहा है कि इंडिया को कोऑपरेशन करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। ये अच्छी बात नहीं है कि एक आदमी मारा गया है जिसका आरोप इंडिया पे लग रहा है कि इंडिया ने 7 समंदर पार किसी को टपका दिया। ऋषि सुनक को भी पता है कि खालिस्तान यहाँ पे भी बहुत ज्यादा खालिस्तानी बैठे हैं, और इंग्लैंड के ऊपर इंडिया ने प्रेशर बना के रखा है कि इनको गिरफ्तार करो। खाली अमेरिका ओपनली कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो, ये वो। अंदर खाने इन्होंने भी ट्रूडो की खूब क्लास ली है कि ये क्या तुमने बम धमाका कर दिया। तो ये इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रूडो। और खालिस्तानियों के पैरोल पे ये खानदान रहा है। इसका बाप
पियर ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो का बाप, खालिस्तानियों के पैरोल पे था, हमेशा खालिस्तानियों को पनाह दी है इसने। आप ये बताएं कि सबसे बड़ा कनाडा की हिस्ट्री का टेररिज्म का एक्ट क्या था कि कनाडा के हवाई जहाज को बम से उड़ा दिया। साबित हो गया कि खालिस्तानियों ने किया, साबित हो गया कि खालिस्तान को आजाद कराने के लिए किया। आप मुझे ये बताएं कि क्या कनाडा कभी भी खालिस्तानियों को वहां पे मूवमेंट की इजाजत देगा, जब पता है कि वो टेररिस्ट हैं, साबित हो चुका है कि तुम्हारे कंट्री के ऊपर सबसे बड़ा टेररिज्म का एक्ट किया है, क्या पनाह देगा उनको वहां मूवमेंट चलाने की? इवन खुल्लम खुल्ला हेट स्पीच, हमले, तबाहियां, बाउंटियां लगाना इंडिया के लोगों के ऊपर कभी देगा? ये तो ऐसा ही है ना कि अलकायदा ने 9/11 किया, अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को टपका दिया, अब अलकायदा अमेरिका में आके फिर एक्टिविटी शुरू कर दी। क्या अमेरिका अलाउ करेगा तालिबान को, अलकायदा को उधर अपनी एक्टिविटीज करने का? नहीं करेगा ना, लॉजिक है। तो आप कैसे खालिस्तानियों को वहां पे खुल के ऑपरेट करने दे रहे हैं? आपने लाखों खालिस्तानी वहां पे जमा करके रखे हैं। जस्टिन ट्रूडो इज नथिंग बट ए जोकर इडियट। अभिनाग जी नमस्कार, बिजी था इसलिए नहीं जुड़ पाया आपके लाइव में। वैसे आपका यूएस ट्रिप कैसा गया? धन्यवाद अभी जी। यूएस ट्रिप बहुत अच्छा रहा। जब से मैं ये यूट्यूब पे आया हूँ, ये मेरा सेकंड बड़ा ट्रिप था। पहला तो जाहिर है इंडिया था, इंडिया तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रिप था और सबसे यादगार ट्रिप था, उसको तो कोई मैच नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका में मुझे जो मान सम्मान अमेरिका के दोस्तों ने दिया, मैं भूल नहीं सकता। अपने परिवार से भी ज्यादा बढ़ के मेरा ख्याल रखा। एक मतलब आप यूं समझें कि मुझे रत्ती भर भी तकलीफ नहीं हुई। मुझे होटलों में रखा, अपने घर में रखा, मेरे हर चीज का ख्याल रखा। मेरे कई प्रोग्राम हुए वहाँ पे, प्रोग्रामों के अलावा लोगों से बैठ के डिस्कशंस हुई और ऑल इन ऑल बहुत अच्छा रहा। मुझे अब तक मौका नहीं मिला कि मैं उसके ऊपर कोई खास प्रोग्राम कर सकूं, कि मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं, क्योंकि वहाँ पे कई भारतीय अमेरिकन जो हैं उनसे मेरी बातचीत हुई और उनके ख्यालात मुझे सुनने को मिले। मुझे उनका माइंडसेट, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं भारत के हवाले से, ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से, अमेरिकन लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि मुझे वहां पे ज्यादातर इंडियन प्रो ट्रम्प, प्रो रिपब्लिक मिले। और वैसे इंडियन को छोड़ के अमेरिकन भी इस वक्त, अगर आप आज इलेक्शन कराएं ना अमेरिका में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ट्रम्प 50% नहीं, 60-70% वोट लेगा। इतनी इसकी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडेन एक्सपोज हो चुके हैं। बाइडेन इज कंटिन्यूएशन ऑफ ओबामा। ओबामा के 8 साल अमेरिका की हिस्ट्री के भयानक तरीन रहे। मतलब आप बाकी सबको भूल जाएं, अमेरिका की हिस्ट्री के जितने प्रेसिडेंट आए हैं जिनके गलत काम थे, ओबामा तो इन सब का बाप निकला था और बाइडेन उसका वाइस प्रेसिडेंट था उस वक्त। तो वो कंटिन्यूएशन ऑफ बाइडेन पॉलिसीज, ओबामा पॉलिसीज हैं, जिससे अमेरिकन भी तंग आए हैं। मैं आर्कनसास गया ना, तो गाड़ी में जब हम जा रहे थे, फिर वहां से जो मेरे होस्ट थे, मेरे बड़े अच्छे, मतलब उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा। और बहुत ही ज्यादा हैदराबाद के हैं, आंध्र तेलंगाना से। और जब मुझे गाड़ी में वो दूसरी स्टेट्स में ले गए, मिजोरी में, इधर उधर, तो मैंने देखा कि रास्ते में जगह जगह ट्रम्प के बोर्ड लगे हुए हैं। वहां पे जितना मैंने जनरल वो देखा है, तो प्रो रिपब्लिकन और प्रो ट्रम्प है। विवेक रामास्वामी वहां के कैंडिडेट हैं, रिपब्लिक पार्टी के। उनकी बड़ी तारीफ देखी मैंने, और उनके प्रोग्राम भी मैंने एक दो देखे। वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, उनके ख्यालात बहुत अच्छे हैं। देखिए, अमेरिका में एक बीमारी है जो अमेरिका की गवर्नमेंट सरपरस्ती में चला रही है, वो अमेरिका की यूथ को तबाह कर रहा है। आई डोंट नो क्यों। एक तो अमेरिका में ड्रग्स लीगल है और हर 4 कदम पे एक ड्रग्स की दुकान खुली हुई है। मैं हैरान रह गया, मैं जहां जाता था मुझे वो बू आती थी। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा, बोला ये खुला ढुल्ला हो गया है।
हर दूसरा आदमी वहां पे ड्रग्स पे लगा हुआ है, यूथ, खास तौर पे उनका अपना गोरा और हिस्पैनिक और ब्लैक्स। और दूसरा वहां पे एक नई जो चीज लाए हैं ना, वो एलजीबीटीक्यू को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आपने देखा था व्हाइट हाउस में पूरा प्रोग्राम किया था बाइडेन ने। अमेरिकन बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव जो लोग हैं ना, बहुत नाराज हैं। फिर जेंडर चेंजिंग का जो सिलसिला आया है, बच्चा स्कूल जा रहा है, वापस आ रहा है तो लड़के से लड़की बन गया, वो माँ बाप को रोकने की इजाजत नहीं। अमेरिकन खुद परेशान है कि ये क्या कर रहा है ये। तो यूथ की जो टोटल डेमोग्राफी है ना, उसको बहुत खराब किया जा रहा है अमेरिका में। तो ये 3-4 चीजें हैं अमेरिका के हवाले से, मैं आपके सामने रखूंगा किसी दिन डिटेल में प्रोग्राम में। थैंक यू अभी जी। जी अभी जी, आपने एक बात नोटिस किया कि सारे खालिस्तानी जट सिख होते हैं? आप कभी भी एक खत्री, राजपूत, लवा, रामगढ़िया, राविदासिया सिख नहीं मिलेगा। अच्छा अभी जी, ये तो मैंने इतना गौर नहीं किया। और वैसे भी मुझे ये पंजाबियों की जो कास्ट सिस्टम है, उसका मुझे इतना ज्यादा पता नहीं। बस हम ये सुनते हैं कि जट कौम एक बहुत बड़ी बहादुर कौम है, ये है वो है। तो इट इज नॉट के सारे जट होंगे, लेकिन हाँ आपकी बात सही लगती है कि खालिस्तानी ज्यादातर जट हैं, लेकिन जाट बहुत ज्यादा हैं। से मतलब पंजाब में मेरा ख्याल है जाट सबसे बड़ी कास्ट है। तो ये एक हैरत की बात है। अभी जी, बिना लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और ननकाना साहब के कैसा खालिस्तान है? इनके मैप में तो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, लेकिन आप पाक पंजाब नहीं है। तो भाई साहब, ये मैप बना ही पाकिस्तान में, तो फिर उसमें पाकिस्तान का कैसे होगा? ये मैप, ये साजिश, ये पूरा प्लान, ये खालिस्तान का ड्रामा पूरा, जो फिल्म बनी है खालिस्तान की, उसका डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर सब पाकिस्तान है। तो उसमें कैसे लाहौर, रावलपिंडी, ननकाना साहब आएंगे? ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, सब कुछ तो खालिस्तान के नक्शे में डाल दिया है। जबकि इनका तो खालिस्तान पंजाब ही नहीं बनता। भाई आप ये बताएं कि पंजाब में सिख अभी 50% भी नहीं रहे, नंबर वन। नंबर दो, जो सिख हैं पंजाब के, उनमें से 0.01% भी प्रो खालिस्तानी नहीं है। एक समझदार आदमी के लिए सोचने की बात है कि इतने बड़े भारत देश में, जो दुनिया की इतनी बड़ी पावर बन रहा है, उसमें रहना फायदेमंद है कि एक लैंडलॉक, जिसका कोई समंदर का किनारा भी नहीं, जिसके पास एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ नहीं, जो पाकिस्तान का मोहताज बन के रहेगा, वो खालिस्तान अच्छा है? ये पंजाबियों को अच्छी तरह पता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा खालिस्तान भी वो लेने को तैयार हो जाएं अगर इंडिया में सिखों के ऊपर परसिक्यूशन होता हो। मुझे आप ये बताएं कि कितने सिखों को बैसाखी या इनके जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो मनाने से आज तक कभी सुना है कोई कि किसी को रोका गया हो? कभी आपने सुना है कि किसी एक गुरुद्वारा, चाहे वो बिहार में है कि चाहे वो पंजाब में है, उसकी गवर्निंग कमेटी हिंदुओं के ऊपर हो या मुसलमान हो, उसमें सारे सिख हैं? कभी सुना है कि किसी सिख को सिख होने की वजह से जॉब ना मिली? भाई गवर्नमेंट जॉब्स, चाहे वो फॉरेन सर्विस है, सिविल सर्विस है, इंडियन आर्मी है, इंडियन पुलिस है, उसमें सिख अपने पॉपुलेशन रेशो से कहीं ज्यादा हैं। कभी सुना है कि किसी सिख को एजुकेशन उसमें रोका गया हो? भाई अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है, वो क्यों खालिस्तान की डिमांड नहीं कर रहा? उसने तो पंजाब से भी एजुकेशन नहीं की, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन शायद महाराष्ट्र या आंध्रा या कहीं उधर से एजुकेशन हासिल की थी। वो क्यों डिमांड नहीं कर रहा? इसलिए कि बनता नहीं है, लॉजिक में ही नहीं आता। बलोचिस्तान से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि पंजाब भारत ने ऑक्यूपाई नहीं किया। 1947 में पंजाब का जब डिवीजन होता है और भारत के पास जो पंजाब आया था, तो वेस्ट पंजाब से जो खालिस्तानी आए थे वो कहाँ, कनाडा जा रहे थे?
वो भारत आ रहे थे, जिनको कत्लेआम करके पाकिस्तानी मुसलमानों ने, पंजाबी मुसलमानों ने मारा था। उनका देश है भारत। पंजाब के ऊपर इंडिया ने कब्जा नहीं किया, बलूचिस्तान पे पाकिस्तान ने कब्जा किया है। पंजाब के रिसोर्सेज की लूटमार नहीं करता इंडिया, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज की लूटमार करता है। पंजाब में भारत घर घर में घुस के उनकी औरतों का रेप करना, उनके लोगों को मारना, भारत सरकार नहीं कर रहा, बलूचिस्तान में हो रहा है। बलूचिस्तान की एक जेन्युइन आजादी की मूवमेंट है। खालिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान सपोर्ट करता है, बलूचिस्तान को कोई कंट्री सपोर्ट नहीं करती। बलूचिस्तान इज ए प्योर इंडिजिनियस ग्रास रूट मूवमेंट, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। ऋषिकेश हरिदास जी नमस्कार, धन्यवाद। सोमालिया लॉन्चेस नेशनल आईडी सिस्टम विद पाकिस्तान नादरा हेल्प। वैसे एक बात मैं बताऊं, ठीक है आपको पता है मेरे पाकिस्तान के बारे में ख्यालात, लेकिन ये नादरा एक पाकिस्तान का कारनामा है जो भारत नहीं कर सका अभी तक। नादरा क्या है? नादरा नेशनल डेटाबेस ऐसा कुछ है, यानी पूरे जितने भी आपके पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं ना, उनका डेटा एक कंप्यूटर में है। कहीं सुसाइड बॉम्बिंग होती है, उस बंदे का फिंगरप्रिंट चेक करते हैं उसकी डेड बॉडी के साथ, नादरा के कंप्यूटर में डालते हैं, पूरा डेटा आ जाता है कौन है। ये भारत को मैं शुरू से कह रहा हूं कि यूसीसी लाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड और नेशनल डेटाबेस। आज भारत को नहीं पता कि इसके किस जगह पे कितने लोग रहते हैं। आप सेंसस कराते हैं, दैट इज एल्स, एक डेटाबेस का सिस्टम नहीं है। तो नादरा पाकिस्तान ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया था। ये मेरा ख्याल है नवाज मुशर्रफ के पीरियड में आया था या नवाज शरीफ के पीरियड में आया था, लेकिन ये एक पाकिस्तान में एक ऐसा, हाँ ये नहीं है कि पाकिस्तान में नकली शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, नकली पासपोर्ट नहीं बनते, सब हो रहा है, भारत से ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन बहरहाल इनके पास एक नेशनल डेटाबेस का सिस्टम है नादरा, जिससे इनको पाकिस्तान के एक एक सिटीजन, एक मिसाल है कि जब मैं मेयर बना ना, इससे पहले मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता था क्योंकि मैं यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान आर्मी की माबेन एक करता था। तो मेरा पाकिस्तानी आईडी कार्ड और पाकिस्तानी सब कुछ एक्सपायर्ड था, 10 साल के लिए होता है ना, तो वो एक्सपायर्ड था, और मेरी बीवी का भी। तो मैं पहली बार जब ऑपरेशन, ये जो मेरी लॉबिंग के बाद में पहली बार पाकिस्तान गया ना, तो मैं बेल्जियम में पाकिस्तान एम्बेसी वीजा, फ्रेंच पासपोर्ट पे वीजा लेने नहीं गया, कि मैंने कहा यार यहाँ पे सब मुझे जानते हैं, मैं रोज इनकी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करता हूँ। तो मैं एथेंस ग्रीस किया था, और वहां पे मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे, अब तो गुजर गए शायद, उनकी शिपिंग कंपनी थी, और उनके पाकिस्तान एम्बेसी में अच्छे ताल्लुकात थे। और उस वक्त एमके मेरी पॉलिटिकल पार्टी नवाज शरीफ के साथ नया इलेक्शन में वो गवर्नमेंट में आ गई थी। तो मैंने एथेंस में जाके पाकिस्तान का वीजा लिया था अपने फ्रेंच पासपोर्ट पे। और फिर जब मैं मेयर बन के गया था, तो मैं फिर उस वक्त फ्रांस में रहता था, तो मैंने फ्रांस के पासपोर्ट पे 3 महीने का वीजा लिया था पाकिस्तान का। और जब मैं पाकिस्तान गया तो जाहिर है मैं तो मेयर बन गया, अब मैं वापस तो नहीं आ रहा था, तो मेरा वीजा एक्सपायर हुआ। तो उसको सिंध के होम मिनिस्टर हमारी पार्टी के थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये मसला है। उन्होंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। उन्होंने फिर जाके फॉरेन ऑफिस से सारा बताया कि ये तो इलेक्शन में जीत गया है और इसके पास ये पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो मेरे सारा पाकिस्तानी सब कुछ एक्सपायर था। तो मैंने वही हमारे होम मिनिस्टर को कहा, उन्होंने कहा यार आरिफ भाई इसमें मेरी मदद की क्या जरूरत, आप भाभी को लेके बच्चों को लेके नादरा के ऑफिस चले जाएं, मैं आपको लाइन में से बचा लूंगा, आप डायरेक्ट अंदर डायरेक्टर के कमरे में चले जाइएगा। तो मैं गया उधर, उसने फॉर्म वॉर्म ले लिया हम मियाँ बीवी का, और एक बे फॉर्म बनता है जिसमें बच्चों की डिटेल होती है कि आपके कितनी परिवार की पूरी डिटेल होती है। तो मेरे उस वक्त 2 बच्चे थे, मैंने ये सब दिखाया। मुझे इन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट वीक आके ले लीजिएगा अपने नेशनल आईडी कार्ड। हमारे वो जो क्या होता है, बायो बायो या वो जो पासपोर्ट आजकल बनते हैं, भूल रहा हूँ नाम, तो खैर
वो हमारे आईडी कार्ड बन गए, बेफाम बन गया। फिर मेरा बच्चा कराची में तीसरा पैदा हुआ, उसका भी नादरा में मैंने वाइफ को कहा कि जाके करा लो, उसी डायरेक्टर के पास गई, उसने बेफॉर्म में डाल दिया, कंप्यूटर में मेरे तीसरे बच्चे का भी आ गया। तो ये एक अच्छा सिस्टम है जो पाकिस्तान ने डेवलप किया है। अभिनाग जी धन्यवाद। सर आप साउथ या सेंट्रल अमेरिका का कुछ मुल्क में माइग्रेशन का सोच सकते हो, माइग्रेशन के लिए भूल के भी पाकिस्तान या किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं जाना, और इंडिया में भी मुश्किल होगा आपको। अभिनाव जी आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश में जाऊंगा। लास्ट ईयर हमें वेकेशन पे जाना था, एक हफ्ते 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए हमारा बजट था। तो मैं कई सालों से बच्चों को लेकर कहीं नहीं गया था। तो यूरोप में हमारे लंदन से सबसे सस्ते ट्रिप तुर्की के थे। तो मुझे मेरे इंडियन दोस्तों ने कहा कि तुम तुर्की जाओगे साले, पकड़ के तुम्हें पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। तो आप रहने की बात कर रहे हैं, मैं कदम ना रखूं किसी मुसलमान देश में। रहा सवाल साउथ अमेरिका का, तो साउथ अमेरिका में भी अभी अब देखते हैं, मेरे जहन में है कुछ चीजें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यूरोप छोड़ दूं। किशन जी धन्यवाद। व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? मैं टाइम पीरियड तो नहीं बता सकता, लेकिन सपोज मेरा ख्याल है कि 5 साल, बहुत हुआ तो 10 साल, 5 साल या 10 साल बाद आप सिनारियो अपने जहन में लाएं। एक स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रही है। तो एक बच्चा हाथ उठाता है, कहता है टीचर वेयर इज पाकिस्तान? तो वो टीचर उसको जवाब देगी कि पाकिस्तान वॉज ए कंट्री इन साउथ एशिया। आज का जो आजाद सिंधु देश, आजाद बलूचिस्तान, आजाद पंजाब और ग्रेटर अफगानिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है, केपीके कहलाता था, ये सब मिला के कंट्री हुआ करता था पाकिस्तान। ये टीचर उसको जवाब देगी। दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान अब हिस्ट्री की बुकों में चला जाएगा। टीरू, Pakistan made one record of producing millions of Hafiz. What do you have to say about it? पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड भी बनाया है, लेकिन पाकिस्तान हैज made a world record of creating more than 200 million duffers, ignorants, animals, जानवर। आज सुबह मेरी वीडियो देख लें, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि पाकिस्तान किस तरह डफर्स प्रोड्यूस करता है, चाहे मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस नथिंग बट डफर्स और टेररिस्ट माइंडसेट, वायोलेंस रग रग में बचपन से डाला जाता है। मरने मारने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। तो हाफिज भी बना रहे हैं। कल्याण गुशेद जी, Arif sir, Pakistan caretaker prime minister now compared Pakistan with Israel. What a funny statement. The new comedian is installed in Pakistan. भाई देखें कल्याण जी, पाकिस्तान में ऐसे ही डफर प्राइम मिनिस्टर आते हैं। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा इमरान खान इससे कम था क्या? इमरान खान के कट्टे, मुर्गियां, अंडे नहीं देखी क्या? जर्मनी जापान के बॉर्डर मिला दिए थे, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा था। पाकिस्तान की आर्मी ऐसे ही पॉलिटिशियंस को आगे लाती है कि दुनिया को दिखा सके कि हमारे पास अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, करप्ट हैं, इनकेपेबल हैं, इसीलिए हम पाकिस्तान को चला रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आपने जो पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान के पीएम ने कंपेयर किया इजराइल से, कहां इजराइल कहां तुम यार। 47-48 में दो कंट्री बनते हैं धर्म के आधार पे, एक इजराइल एक पाकिस्तान। दोनों को अमेरिका ने अपने निकाह में ले लिया, उनके साथ शादी कर ली।
इसराइल एक वफादार पाक साफ बीवी बन के रही, कभी इधर उधर मुंह नहीं मारा, कभी रशिया के साथ रंग रलियां नहीं मनाई, चाइना के साथ इधर उधर। ये पाकिस्तान की हर्राफा बीवी है पाकिस्तान, अमेरिका की। और अमेरिका देख रहा था कि मेरी बीवी, मैं सुबह काम पे जाता हूं, कभी चाइना के साथ सो रही है, कभी सऊदियों के साथ, कभी तुर्की के साथ। देर इज नो कंपेरिजन। नंबर 2 ये कि इसराइल अपने कंट्री के डिफेंस के अलावा कोई काम नहीं करता। पाकिस्तान आजरबैजान में भी जाके जंग लड़ रहा है। आपको अमेरिका से लेके जापान तक पूरी दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट वाकया हो, जब टेररिस्ट पकड़ा जाएगा ना, तो उसकी आप धूम उठाएंगे ना, उस पर ठप्पा लगा होगा मेड इन पाकिस्तान। ये सर्टिफाइड चीज है। आपको याद होगा आज से 4-5 साल, 6 साल पहले, 6-7 साल हो गए बल्कि, न्यूजीलैंड में एक बंगालियों की मस्जिद पे एक ऑस्ट्रेलियन आदमी गोरा फेसबुक पे लाइव लगा के गोलियां मार रहा है मस्जिद में जाके, चुन चुन के बंदे मारे इसने। जब वो गिरफ्तार हुआ, उसकी पूरी इंक्वायरी हुई, तो पता चला 2 बार पाकिस्तान जाके आया है। पाकिस्तान से वो ट्रेनिंग लेके आया है। ये नहीं है कि वहां पे किसी ट्रेनिंग सेंटर में, जाहिर है मुसलमानों को मारने के लिए पाकिस्तान थोड़ी ट्रेनिंग देगा, लेकिन उसने वॉच किया कि इनका क्या मोडस ऑपरेंडी होता है, किस तरह करते हैं, फिर आके उसने किया। तो पूरी दुनिया में जितना टेररिस्ट है ना, वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान और इसराइल का कोई कंपैरिजन नहीं। पाकिस्तान के पीएम ने यह कहा कि पाकिस्तान चाइना के ऐसे रिलेशनशिप हैं जैसे अमेरिका इसराइल के। वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान को चाइना ने सिर्फ यूज किया। $65 बिलियन की जो सीपेक बनी है, उसने पाकिस्तान को डुबो दिया। गेम चेंजर ने, हमें कहा जाता था गेम चेंजर है, पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। उस सीपेक की वजह से हम कहां से कहां पहुंच गए, हमें पता है। वो सारा चाइनीज बैंकों ने लोन दिया था पाकिस्तान को। उसमें वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो चाइनीज लोन है। उसके बदले में चीजें गिरवी पड़ी हैं पाकिस्तान की। और फिर वो सीपेक का मालिक भी चाइना है। उससे रिलेटेड मतलब सीपेक में क्या था, रोड्स नहीं, पावर जनरेटिंग प्लांट्स थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वो सारे चाइना मालिक है उनका। मिलियंस ऑफ डॉलर हर महीने जाते हैं चाइना, उनसे जो बिल लिए जाते हैं। तो चाइना ने पाकिस्तान को यूज किया है। अमेरिका इसराइल को यूज थोड़ी कर रहा है। ऋषिकेश हरिदास जी, धन्यवाद जी। पाक जर्नलिस्ट खालिद जमील अरेस्टेड, जी जी अरेस्टेड भी हो गए और 2 दिन के लिए रिमांड पे भी भेज दिया। उनका कहना सिर्फ ये था कि पाकिस्तान में, उनकी ट्वीट थी, मुझे सही से अल्फाज याद नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था ना, 100 से ज्यादा बंदे, बच्चे और टीचर्स मार दिए गए थे ना, तो उस वक्त आर्मी ने एक गाना, इनका काम गाना निकालना होता है ना, तो एक गाना निकाला था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो इसने ट्वीट की थी खालिद जमील ने कि दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाते पढ़ाते अपने बच्चे मरवा दिए, इस टाइप की कोई चीज ट्वीट की थी। नाम नहीं लिया था आर्मी का या कुछ, गिरफ्तार कर लिया कि एंटी पाकिस्तान ट्वीट की। अतुल खिलाड़ी जी, is it true that pro India Pakistani YouTuber in Pak are to be taken with suspicion as such activities cannot be allowed by the army in Pakistan? खालिद जमील ने, अभी जो पिछला सवाल था अतुल जी, खालिद जमील ने इतनी सी ट्वीट की जिसमें ना आर्मी का नाम लिया ना कुछ किया, 2 दिन के लिए गिरफ्तार। पाकिस्तानी यूट्यूबर इतना कुछ बोल रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे, कुछ सोचें आप। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप उन सबको फॉलो ना करें ये वो, लेकिन आप जो लाखों लोग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को सुनते हैं, भाई एक माइंडसेट ही आप प्रो पाकिस्तान है। आप किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर जो लाखों की फॉलोइंग, इंडियन फॉलोइंग रखते हैं, उनसे सवाल करें, क्या आप एग्रीड हैं पाकिस्तान टूट जाए? आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कितने पानी में हैं। जो आर्मी एक दो लफ्ज की ट्वीट जिसमें ना आर्मी का जिक्र है ना कुछ, सिर्फ ये कि दुश्मन को बच्चों को तो पढ़ा नहीं सके और हमारे बच्चों का ये कुछ ऐसा कुछ,
उस पे गिरफ्तार करके 2 दिन का रिमांड। इनमें से कितने पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया हो, उनके घर पे छापा पड़ा हो, उनके बारे में कुछ कहा गया हो? ये आपको सोचने का मुकाम है, मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। अभिना जी धन्यवाद। ये इंजमामुल हक का हिस्ट्री क्या है? ये लोग बोलते हैं कि जवानी में रावलपिंडी के होटल में एक स्टेज ड्रामा एक्ट्रेस के साथ पकड़ा गया था। खैर वो तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऐसा कुछ सुना नहीं है। इंजमामुल हक अगेन ए मदरसा प्रोडक्शन है। वॉइस प्लेड वेल, ये मदरसा प्रोडक्शन है। फारिग आदमी है। हाँ, इसने अभी ये जो चीफ सिलेक्टर बना है, तो अभी इसने जो टीम सिलेक्ट की है ना वर्ल्ड कप के लिए, उस पे काफी लोग शोर मचा रहे हैं कि शादाब खान क्यों लिया, शादाब खान क्वालिफाई नहीं करता, फिर नसीम शाह इंजर हुआ तो उसकी जगह हसन अली को क्यों लिया। तो देखिए सिलेक्शन पे तो सवालात सब जगह ही उठते हैं, भारत में भी तो सवाल हो रहे हैं ना कि अश्विन को क्यों लिया, संजू सैमसन को क्यों नहीं लिया। ये हर आदमी के अपने फेवरेट प्लेयर होते हैं, उस हिसाब से उनकी सोच होती है। हाँ, पाकिस्तान में ज्यादा ये है, देखा गया है कि इलाका देखा जाता है। पाकिस्तान में इलाके की बड़ी अहमियत है। भाई आप नसीम शाह को इंजर्ड होता है तो आप शाहनवाज धानी को क्यों नहीं लेते? नेशनल यूनिटी भी नजर आएगी ना कि पहला सिंधी प्लेयर है, पहला सिंधी प्लेयर है और ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है। और आपको याद होगा कि पिछला एशिया कप या किसी उसमें इसने अच्छी बॉलिंग की थी। आपने हसन अली को आजमाए हुए को लिया, जिसने पिछले वर्ल्ड कप में, पिछले एशिया, ये वाले एशिया कप नहीं, इससे पहले वाले एशिया कप में, और इसका रिकॉर्ड भी उठा के देख लें, कोई इतना कोई इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं है इसका, खास तौर पर रन देने के मामले पे। लेकिन ये चीजें चलती रहती हैं। Pawan Kumar, I have heard rumors that Imran is in talks with Pakistan Army to win elections. Is it true? भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैंने भी ये सुना है कि इमरान खान के नेगोशिएशंस चल रहे हैं आर्मी के साथ बिग डोर में। मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी मैं नहीं समझता कि मट्टी पाव करेगी आर्मी, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी में डिविजन्स पैदा किए हैं। अब कल एक वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, बहुत ही ज्यादा, लंदन में रहते हैं, डॉक्टर शब्बीर चौधरी, पीओके से हैं, मीरपुर से, लेकिन यहाँ 66 में शायद आ गए थे, तो मैं 64 में पैदा हुआ हूँ, तो 57 साल से लंदन में रहते हैं, डॉक्टर है, पीएचडी है, और दर्जनों किताबें लिखी हैं पाकिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन इश्यूज पे। और इनकी बड़ी गहरी नजर होती है और इनके कनेक्शंस बहुत हाई लेवल पे चीजों में होते हैं। इन्होंने मुझे एमक्यूएम पे जब 2016 में ऑपरेशन हुआ ना, तो मुझे इन्होंने अपने घर बुला के मुझे चीजें समझाई थी कि देखो, 1 साल पहले, ऑपरेशन शुरू होने से 1 साल पहले, कि आर्मी तैयारी में है, आपकी पार्टी का कचूमर होने वाला है इस बार, पहले भी कई ऑपरेशन हुए, इस बार आपकी पार्टी नहीं बचेगी, और आर्मी पूरी तैयारी में है। और मैंने जब एमकेएम की लीडरशिप को बताया, तो अल्ताफ भाई ने 2 लीडर्स को उन शबीर चौधरी साहब से मिलने का कहा। तो शबीर चौधरी साहब से ये लोग मिले कैफेटेरिया में, तो उनमें से एक साहब अनीस एडवोकेट एमक्यूएम के, वो शबीर चौधरी पे गुस्सा होने लगे। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की, आपको पता नहीं है कुछ, और ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। शबीर भाई ने मुझे फिर फोन करके बताया कि यार ये आपका अनीस एडवोकेट, 2016 में जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ और एमक्यूएम के सारे लोग गिरफ्तार हुए, तो ये अनीस एडवोकेट लंदन से फ्लाई करके कराची जाता है, और सरकारी एमक्यूएम जो बनी आर्मी की, उसमें शामिल हो जाते हैं। तो वेरी वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है। तो इन्होंने मुझे, कल मैंने उनका इंटरव्यू किया है, कल यानी मंडे को मैं, संडे को इनका इंटरव्यू लगा रहा हूँ यूट्यूब पे। उसमें उन्होंने मुझे बताया कि ये जो आर्मी है उसमें डिविजन्स हैं। मैंने कहा अभी भी हैं? तो उन्होंने कहा अभी भी हैं। इमरान खान ने कच्चा काम नहीं किया। इमरान खान ने आर्मी में इतने डीप डिविजन्स डाले हैं
कि अब आर्मी दो नहीं कई ग्रुप्स में बटे हुए हैं। तो आप समझते हैं इमरान खान का ये कसूर माफ हो जाएगा? पवन जी, आई थिंक नेगोशिएशंस वगैरह कुछ भी हों, इमीडिएट फ्यूचर में तो इमरान खान की कोई जगह नहीं है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। अजीज दोस्तों, 1 घंटा हो गया है, तो ये लास्ट सवाल ले लेते हैं कुणाल ठंकी साहब का। सर, व्हाई द वेस्ट इज साइलेंट ऑन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया? भाई, साइलेंट इसलिए होते हैं कि आप ये सोचें कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किसकी विश पे की जा रही है। हो सकता है अमेरिका भारत को बिजी रखने के लिए, ऑक्यूपाइड रखने के लिए, भारत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ही करवा रहा हो, है ना? बिल्कुल। पाकिस्तान भारत में टेररिज्म कर रहा है, वेस्ट की खामोशी मींस वेस्ट सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका क्यों बोलेगा? ऋषिकेश हरिदास जी, बर्मिंघम सिटी डिक्लेयर्स बैंकरप्सी। एक टैक्सी कंपनी पाकिस्तानी की थी, उसका काम था सुबह एक दो बच्चों को स्कूल छोड़ना और दोपहर को स्कूल से वापस घर छोड़ना। घर से स्कूल का फासला 3 माइल था। 17 मिलियन पाउंड साल का कॉन्ट्रैक्ट था। पाकिस्तानी मेयर बर्मिंघम का, पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर, 17 मिलियन पाउंड साल का। सोचें, महीने का 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन 15 लाख पाउंड महीने का। तो आप सोचे रोज का कितना हुआ? 50,000 10 दिन के हुए, 5,000 पाउंड रोज के यार। तो बैंकरप्ट तो होना है ना। ऋषि सुनक कभी इंडियन को ऐसी फैसिलिटी नहीं देगा। इंडियन अपने काम से ईमानदार रहता है। ये पाकिस्तानी है ना। कल जो पार्लियामेंट में वो भिड्डूरी साहब ने जो स्पीच की ना, मैं उससे सहमत तो नहीं हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल पार्लियामेंट का भी एक रेस्पेक्ट होती है। आप बोले मुसलमानों के ऊपर गालियां और ये सब चीजें, लेकिन वाकई ये बर्मिंघम वाले तो कटवे, मैं वो लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा, कई बहनें होती हैं, जो जो उसने कहा वो सब मैं उस बर्मिंघम वाले को, सादिक खान को मैं कह रहा हूँ। लेकिन पार्लियामेंट का थोड़ा वो रखना चाहिए। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप लोगों की सपोर्ट पे ही अभी तक हम चल रहे हैं, लेकिन ये है कि अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मरते दम तक माइग्रेशन होती रहेगी। ज्यादातर माइग्रेशन मजबूरी में की हैं। 73 में 9 साल की उम्र में सऊदी अरब, 77 में वापस पाकिस्तान, 84 में सऊदी अरब जॉब के लिए, 87 में वापस पाकिस्तान, 88 में दुबई, 90 में बेल्जियम, 99 में स्पेन, स्पेन से भी फिर 2 महीने के लिए पोर्टुगल गया, फिर वापस स्पेन आ गया, फिर स्पेन से बेल्जियम 2000 में, 2002 में हॉलैंड, 2003 में फ्रांस, 2005 में पाकिस्तान, 2007 में बेल्जियम और 2012 से लंदन। अब लंदन से भी जाने का हिम्मत कर रहा हूँ। अब इस एज में बहुत भारी पड़ता है, लेकिन अब क्या करें, नौकरी करने जैसे है नहीं, कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं कि जाके किसी कंपनी में काम करूं। मजदूरी जैसा जिस्म नहीं रहा, मजदूरी कर नहीं सकते। तो और फ्यूचर, सबसे बड़ी चीज फ्यूचर बच्चों का नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि मैं चला जाऊंगा यूरोप छोड़ के। आज तो नहीं, लेकिन टाइम लगेगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।